सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों को यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्त्रों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कक्षाएं आयोजित की जाती है। हम लोगों ने पूर्व में यह निर्णय लिया कि सप्ताह में एक कक्षा ऐसा भी रखा जाए जो सप्ताह दिन में, पूरे सप्ताह में जो हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या कुंडली देखते हैं, प्रदेश करते हैं, उसमें यदि कोई शंका हो जाए, कोई समस्या आए, तो उसका समाधान के लिए कक्षा आयोजित किया जाए। कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो बहुत पूर्व में कक्षा में भाग लिए और अभी किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए भी यह कक्षा है कि सप्ताह में कम से कम एक बार कक्षा से जुड़े और अपने पूरे सप्ताह के जो शंका है उस पर समाधान एक दूसरे के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, आपसी चर्चा के माध्यम से करने का प्रयास करें। तो जैसा कि शंका समाधान की यह कक्षा है, तो हम आप सबों से यह आमंत्रित करते हैं प्रश्न कि आप सभी आज की कक्षा के लिए जो आप लोगों के मन में जो शंका हो, जो समस्या हो, वह आप रख सकते हैं और उस पर अपने सहयोगी सदस्यों के द्वारा या मेरे द्वारा जो भी उचित सुझाव होंगे, अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सभी सदस्य एक दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। यदि इस कक्षा आप लोगों को अच्छी लगती है और यदि इस कक्षा में नए हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो अब आप लोग जिनके जिनके मन में कोई शंका हो, कृपया हैंड राइज करें। हाँ, मिथिलेश बाबा जी। जी गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, जैसे भाव के गुण और राशि के गुण और ग्रहों के गुण हाँ, एक में कैसे मिलाकर बोला जाएगा? यह जो आपके प्रश्न है, जी यह प्रश्न तो अनुभव के आधार से किए जाते हैं। यह कोई शंका नहीं हुआ, जितना आपका ज्ञान होगा, जितना आपकी अनुभव होगी कि राशियों के क्या क्या गुणधर्म हैं, ग्रहों के क्या क्या गुणधर्म हैं, भाव के क्या गुणधर्म हैं, जितनी अधिक जानकारी होगी तीनों को मिला करके आप फलादेश कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक दो वाक्य में इसके उत्तर नहीं हो सकते। इसके लिए पूरी कक्षा, कई कक्षाओं को सही ढंग से पढ़ने समझने के बाद में ही इस पर निर्णय किया जा सकेगा। अब उदाहरण स्वरूप, जैसा कि आपने बोला कि कैसे किया जाए, अब मान लिया जाए कोई भी किसी भी लग्न की कुंडली हो। यहाँ पर अगर मान लीजिए कर्क लग्न की ही कुंडली है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब लग्नेश को लग्नेश को कहीं भी बिठा दीजिए, चाहे किसी भी भाव के स्वामी को। आप ही बोले कि किस भाव के स्वामी के आधार पर हम लोग चर्चा करें, बोलिए। अब बोलिएगा तब तो बात आगे बढ़ेगी, बोलेंगे ही नहीं तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। पांचवें भाव। पंचम भाव के हाँ स्वामी को वही कहाँ, चार। आशीर्वाद, पंचम भाव के स्वामी को कहाँ बिठा दिया जाए? पंचम भाव के 10वें में। बोलिए। 10वें में। चलिए, तो पंचम भाव में 8 नंबर की राशि लिखी गई है। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव हुए, हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब यहाँ पर देखा जाए, आपका जो प्रश्न है, कि प्रश्न को पुनः दोहरा दे एक बार। तीनों चीज को मिलाकर कैसे बोला जाएगा? कौन कौन चीज, फिर बोले। जी, भाव भाव, और ग्रह और हाँ, राशि। राशि।
अब यहाँ पर देखा जाए, आपने जो आधार लिया है वह पांचवें भाव का लिया है, पांचवें भाव का आधार लिया है। पांचवें भाव से कई विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। सामान्यतः विवेकशीलता का विचार किया जाता है, सामान्यतः बुद्धिमत्ता की विचार की जाती है कि बुद्धिमत्ता कैसी होगी। सामान्यतः प्रथम संतान की भी बात की जाती है, मंत्र साधना की भी विचार की जाती है, आकस्मिक धन लाभ का भी विचार किया जाता है। तो अब सामान्यतः हम लोग विवेकशीलता पर ही फलादेश करने का प्रयास करते हैं कि विवेकशीलता कैसी होगी। तो सबसे पहला बात यह है कि भाव में पड़ी हुई राशि, भाव में पड़ा हुआ राशि की प्रधानता देनी चाहिए। तो यहाँ पर जल तत्व की राशि है। किस तत्व की राशि है? जल तत्व की। 4, 8 एवं 12 नंबर की जो राशियां होती है, यह जल तत्व की राशियां होती है। तो जल तत्व का स्वभाव तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। जल तत्व क्या है? जल तत्व में थोड़ी गंभीरता होती है, गंभीर बुद्धि का होगा एक। अब भाव के स्वामी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जी गुरु जी। भाव के स्वामी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और 1 नंबर की राशि भी जो है वह अग्नि तत्व की ही है। 1, 5, 9 नंबर की जो राशि होती है वह अग्नि तत्व की होती है। अग्नि तत्व में थोड़ा जल्दीबाजी होता है एवं थोड़ा गुस्सा भी होता है। तो इसकी बुद्धिमत्ता कैसी होगी बच्चे की, चाहे व्यक्ति की? तो यह गंभीर स्वभाव का होगा, बहुत जल्द अब लगने ऐसी। भाव का स्वामी जो अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बुद्धि में उग्रता होगी, थोड़ा गुस्सा हो सकता है जल्दी में ही। और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो बुद्धि में थोड़ा सा गुस्सा होना स्वाभाविक सी बात है। ये बातें हुई, और भी हम लोग मिला लेंगे अग्नि तत्व के हुए। साथ में 1 नंबर की जो राशि होती है वह चर राशि भी होती है। 1, 4, 7 एवं 10 यह चर तत्व की राशि है। चर का मतलब होता है चलायमान, जल्दी सोचने उचने वाला नहीं, तुरंत अमल करने वाला। इसको सोचने का समय ही नहीं है। चर तत्व की राशि को सोचने का समय नहीं है। नहीं होता है। चर तत्व की राशि को सोचने के लिए समय नहीं होता। तो इसकी बुद्धि तेज होगी, क्योंकि अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व की राशि है। गंभीर स्वभाव, गंभीर बुद्धि भी गंभीर होगी, और यह ज्यादा किसी बातों को जल्दी सोचेगा नहीं। जो देखेगा उस पर तुरंत बुद्धि उसकी चलेगी और उस पर वह काम करना शुरू कर देगा। और यह राशि जो 8 नंबर की राशि है, कौन सी राशि है? चर स्थिर द्वि स्वभाव में स्थिर। तो 2, 5, 8 और 11 राशि स्थिर राशि है। स्थिरता पूर्वक जो काम में बुद्धि काम करेगा, स्थिरता पूर्वक वो उस पर अमल भी करेगा और अपने कामों पर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी शब्द को कोई दूसरा व्यक्ति, जितना हम सबों ने चर्चा किया है, इस शब्दों के आलोक में आप लोग में से कोई एक सदस्य इस पर और विचार अपने दे। कि बुद्धिमत्ता कैसी होगी। शायद हमारी बात को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं गुरु जी, समझ में आया गुरु जी। अब तो थोड़ा मंगल जो आप भी पंचम, एक्सप्लेन कीजिए 2 वाक्य में, 2 वाक्य में आप भी एक्सप्लेन कीजिए। मंगल पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठेगा तो जातक जो पढ़ाई करेगा उसी से संबंधित कार्य भी करेगा, क्योंकि पंचम विद्या बुद्धि का है। जो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उससे संबंधित वो कार्य करेगा। मंगल है तो मंगल देव की ऊर्जा जो है साहसिक है, तो मंगल संबंधित कार्य को जो भी उसके क्षेत्र में आता है, मंगल संबंधित कार्य वो कार्य करेंगे वो। और चूंकि चर राशि है तो कार्यों में जो है कि तुरंत तुरंत परिवर्तन भी आएगा। कभी ये सोचेंगे कि ये भी कर लूं, फिर सोचेंगे वो भी कर लूं, तो परिवर्तनशील भी रहेगा कार्य के अंदर में। बाकी
मिथिलेश जी बताइए। हाँ, तो चंदन जी ने आपने क्या कहा, एक वाक्य में जरा सा फिर कहते, हम नहीं सुन पाए हैं। गुरु जी मैंने ये कहा कि पंचम भाव को स्वामी दशम में बैठा है तो और मंगल है, तो पहले तो ये है कि पंचम का स्वामी दशम में बैठा है और अपने ही राशि में बैठा है, तो जातक जिस तरह की विद्या बुद्धि की शिक्षा लेगा उस तरह के कार्य क्षेत्र में कार्य भी करेगा, क्योंकि दशम भाव कार्य का है, पंचम भाव विद्या बुद्धि का है। हाँ तो जी, जो यह बाहर भी बात करेगा है। हाँ, और इसमें एक शब्द और हम लोग जोड़ सकते हैं, एक साथ वाक्य और जोड़ सकते हैं। वह क्या जोड़ सकते हैं उसको भी सुने, कि यह जातक की जो बुद्धि होगी, गंभीर बुद्धि होगी और बड़ा जल्दी किसी भी चीज पर सोच लेगा, और दसम भाव का पंचम भाव का स्वामी कार्य भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी बुद्धि में जो होगी आलस्यपन न के बराबर होगा। इसके जीवन में अगर का सीखने की बात है, बुद्धि अप्लाई करने की बात है, तो उसमें आलस्यपन नहीं होगा। कोई भी बात सोचेगा जल्दी उस पर अमल करेगा और एक प्रतिबद्धता के साथ में अमल करेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी अपने से छठे, अपने से उपचय भाव में भी बैठा है, एवं पंचम भाव का स्वामी अपने स्वराशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। इसलिए बुद्धि विवेकशीलता बहुत ही अच्छी होगी और अपने कार्यों पर अपने बुद्धि का पूर्ण उपयोग करेगा, क्योंकि कार्य भाव में मंगल बैठे हुए हैं। क्या गुरुजी चंदन जी, बात सही है? जी गुरुजी एक बात मैं भी बोलूं कि इसमें दशम भाव में स्वराशि उच्च राशि का तो है, मगर ये अपने लगन को देख रहा है जहाँ पे क्या कहते हैं जल तत्व की राशि है, तो अग्नि और जल का जो मेल है वो कुछ ठीक बैठता नहीं है। हाँ, तो अब आपने लग्न का समावेश कर लिया, यहाँ तो केवल इसकी समावेश थी, केवल बुद्धि कैसी होगी। अब लग्न यानी कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा बुद्धि के मामले में, तो मंगल की बीच की दृष्टि भी तो पड़ रही है लग्न पे, तो थोड़ा सा बुद्धि का जो होगा, यही क्वालिटी अच्छे गुण का ना हो करके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है ना लग्न पे, जी गुरुजी। तो गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी तो वही रहेगी। बात तो यहाँ पर पंचम भाव के फलादेश का था, फलादेश यह नहीं था कि व्यक्ति का निजी स्वभाव कैसा होगा। गुरुजी जैसे उन्होंने प्रश्न किया था कि राशि, ग्रह और भाव तीनों को मिला के कैसे बोलेंगे। हाँ, तो यह हो गया। अब जैसे उदाहरण में उन्होंने कहा था पंचम भाव, तो पंचम भाव बुद्धि का यह हो गया, और पंचमे दसम भाव में उन्होंने कहा तो दसम भाव की बात आ गई। तो केवल हम लोग इसी दोनों को आधार मान प्रश्न के आलोक में ही जवाब देने चाहिए ना, जी गुरुजी। तो हमने प्रश्न के आलोक में कहा। अब आपने जो कहा कि इनकी दृष्टि लगन पे भी पड़ रही है, कर्क राशि पर, तो कर्क राशि तो मंगल की नीच राशि हो गई, तो मंगल की नीच की दृष्टि हो गई यहाँ पे। पर गुरुदेव लग्नेश ही कर्क राशि का है, यदि मान लिया जाए वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का हो जाए, इसमें बात तो राशि की स्वामी की भी तो आ रही है ना गुरुदेव। हाँ, अगर यही चंद्रमा उच्च का हो जाए अगर यहाँ पर, तो फिर इस नीच राशि, नीच दृष्टि का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियम यह भी है कि जिस राशि पर किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि पड़ती हो और उस राशि का स्वामी अगर बलवान हो, उच्च हो, सही स्थिति में हो, तो उस नीच की दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। क्योंकि किस पर प्रभाव पड़ना है, तो लग्न लगनेश पर प्रभाव पड़ना है। तो जब लग्न लगनेश ही बलवान होकर के उत्तम जगह पर बैठा, 11वां भाव उत्तम भाव कहा जाता है, लाभ भाव है, 11वें भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो एक अच्छे फलदाता भाव में उच्च का ग्रह लगनेश उच्च का होकर बैठ जाए, तब तो लग्न काफी
अच्छा हो गया, आत्मबली हो गया। तो जिसके पास में आत्मबल होगा उस पर नीच की दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। और यदि नहीं। द्वादश भाव का मिथुन राशि का गुरुदेव, क्योंकि पराक्रम भाव का भी तो स्वामी हो गया बुधदेव, अगर बुधदेव की राशि माने तो अपन कहाँ कहाँ बुधदेव की राशि माने तो लग्नेश की राशि कर्क राशि है, जो मिथुन राशि हो जाए जब तो अगर मिथुन राशि अगर हो जाता है तब तो प्रश्न ही बदल जाएंगे ना। अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि हो जाएगी, 4, 5, 6, तो फिर तो अब यहाँ पर मंगल की राशि पड़ी, भले बुध की राशि पड़ी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कर्क फिर कर्क लगन हो और मिथुन राशि हो गुरुदेव, ये कह रहा हूँ मैं। कर्क कर्क लगन हो, लग्न हो और मिथुन राशि में क्या हो, मिथुन राशि में ही चंद्रमा हो जद तब तो यह गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। क्योंकि मिथुन बुध की राशि में चंद्रमा अपने आप को दिग्भ्रमित मानता है, दिग्भ्रमित होता है, क्योंकि जी बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। जी बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो वहां पे चंद्रमा खराब हो गया। और साथ ही चंद्रमा का 12वें भाव में होना भी तो अच्छी बात नहीं मानी जाती है, इसलिए तबीयत खराब हो गया। गुरुजी हमारा तो यही कहना है कि मतलब एक चीज को लेके हम बहुत सटीक वो गुरु नहीं जी, कर अगर सकते। इसमें कर्क लग्न कुंडली में चंद्रमा भी नीच का हो जाए और मंगल उच्च का होकर लग्न को देखेगा, फिर कैसा रहेगा? अगर चंद्रमा भी नीच का हो जाए, मंगल ऊंच का होकर के अगर लग्न को देखेगा, जी तब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का हो गया, एक जल तत्व का में जल तत्व का ग्रह बैठा, और वो भी नीच स्थिति में होकर के बैठ गया। भाव का स्वामी उच्च हो गया, भाव का स्वामी उच्च हो गया, इसलिए बुद्धि काफी अच्छी होगी। बुद्धि काफी अच्छी नहीं, बुद्धि तो काफी तेज होगी, लेकिन बुद्धि भी नीच का हो गया, तो नीच सोच हो गई, नीच बुद्धि हो गया, गलत विचारधारा हो गया, और मंगल की भी नीच की दृष्टि हो गई लग्न पे, तब तो यह व्यक्ति का स्वभाव ही बहुत खराब हो गया। लेकिन दिमाग का तेज रहेगा, लेकिन दिमाग का तेज तेज रहेगा, रहेगा। जल्दी सोच लेगा, बहुत जल्दी सोचेगा, और पर अमल भी करेगा उस पर, और अमल भी करेगा, और अपने विचारों को भी जल्दी नहीं बदलेगा। पर वैवाहिक जीवन तो खराब हो ही गया ना गुरुदेव। नहीं, अब वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छी बात है, पर क्योंकि गुरुदेव लग्नेश तो कमजोर हो ही गया ना, सप्तम भाव मजबूत है तो हाँ, अपनी सप्तम पत्नी भाव में मजबूत वैवाहिक होगा। जीवन तो चलेगा, क्योंकि जिस भाव में उच्च के ग्रह होते हैं उस भाव के फल खराब थोड़े होते हैं जल्दी, तो यह वैवाहिक जीवन का भाव है। तो हाँ, जीवन अब साथी मजबूत स्थिति में रहेगा। हाँ, जीवन साथी मजबूत स्थिति में रहेगा, वैवाहिक जीवन भी चलेगी, लेकिन आए दिन समस्याएं होती रहेगी, तो किसके कारण होगा, तो जिस व्यक्ति की कुंडली होगी उसके कारण होगा, इसके कारण तो नहीं होगा। वाचक भाव में भी दिक्कत आएगी। हाँ हाँ, गुरुजी मंगलिक हो गया एक तो, और ऊपर से जिद्दी हट्टी मंगल तो हो भंग गया। हो गया, मंगल उच्च राशि का बैठ गया तो मंगलिक तो भंग हो गया इसका। अगर चलिए कोई अब देखिए, मंगल अपनी राशि का स्व राशि का हो या उच्च का हो तो मंगल भंग हो जाता है। नीचो तो भंग हो जाएगा, अस्त होगा तो भंग हो जाएगा। हाँ, अब भाव का स्वामी यदि यही शनि, अगर मंगल यहाँ पर है, अगर भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, भाव का स्वामी खराब हो जाए, तब वैवाहिक जीवन उतना खराब होता जाए। लेकिन अगर शनि ठीक ठाक रहेगा तो उतनी समस्याएं नहीं आएगी। चलिए, कोई शनि अन्य अगर सदस्य। शनि अगर 5वें भाव में बैठ जाए तो राशि परिवर्तन ही हो जाएगा फिर तो। हाँ, हो जाएगा। चलिए, फिर तो अब कोई मजबूरी बन अन्य जाएगी सदस्य। शनिदेव, शनिदेव की मजबूरी बन जाएगी इच्छा करना को कि एक दूसरे के भाव में बैठ गए दोनों। हाँ, यह भी हो सकता है। हाँ। तब तो राशि परिवर्तन हो गया, तब तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे ना। जी गुरु जी। राशि परिवर्तन हो गया तब तो प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों एक दूसरे का पूरक हो गया।
जी जैसे मेरा प्रश्न पूछूं मैं? हाँ, कोई अब अलग प्रश्न पूछा जाए, एक ही प्रश्न को लंबा ना किया जाए। सही से, हाँ गुरु जी, जैसे इस पंचम और दशम का कनेक्शन हो रहा है, तो जो पढ़ेगा वही कार्य करेगा, हम कैसे करेंगे? ये टेररिस्ट बनेगा या आर्मी में जाएगा? ऐसे बोलते हैं कि ये देश के लिए आतंकवादी बनेगा या देशभक्ति में रहेगा? अच्छा, अगर अब किस लग्न की कुंडली? और समझ लो यही कर्क लगन ही समझ लो ऐसे, क्योंकि अच्छा, अगर यहाँ पर हाँ, कर्क लग्न ही है तो फिर मंगल एवं पंचमेश एवं दशमेश तो एक ही ग्रह बन गए ना, जी गुरु जी। तो फिर इनमें राशि परिवर्तन कैसे होगा? अगर राशि परिवर्तन होता तो क्या होता? जैसे अगर अभी कोई, हाँ, अब यहाँ पर तो दूसरा लग्न बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी भी अन्य लग्न की कुंडली हो जाए, अगर यहीं पे 2 नंबर की राशि हो जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यहाँ पर बुध देव यहाँ पर बैठ जाए, शनि देव यहाँ पर बैठ जाए, यही राशि परिवर्तन हुआ। जी गुरु जी। तो यहाँ पर देखा जाए, एक तो बुध और शनि दोनों आपस में मित्र हैं, बुध और शनि आपस में मित्र है। दोनों में सहधर्मिता हो गई। पंचम भाव के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी का दोनों का राशि परिवर्तन हुआ, यह तो बहुत ही अच्छा योग हो गया। हाँ, आपने कहा कि यह किस क्षेत्र में नौकरी कर लेगा, तो वह तो सभी ग्रहों के स्थिति के योग के आधार पर व्यक्ति निर्णय कर पाता है। ये जो कहिएगा केवल इसी राशि परिवर्तन से हम नौकरी योग की बात करें तो नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि महायोग, महासुखद योग है ये। दशमेश एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन, यह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन अब बुध पंचमेश है, शनि दशमेश है, लेकिन यहाँ पे जो भी काम करेगा किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा, लेकिन किस क्षेत्र में जाएगा वह पूरी कुंडली का विश्लेषण बतलाता है। और शनि क्या है? कर्तव्यशीलता है। और बुध क्या है? सीखना है। बुध क्या है? ज्ञान है। तो कोई भी काम करेगा बड़े कर्तव्य निष्ठा से, सहनशीलता से करता जाएगा और सीखते हुए, यानी कि जब काम करेगा तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको काम में त्रुटियां निकालेगा तो वह त्रुटियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए, अपने त्रुटियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नहीं कि हाँ अब इसके मन में फल्ला व्यक्ति सिखला रहा है, समझा रहा है, हमारे त्रुटियों को ये कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाना, अपने ही स्वभाव को थोड़ा बड़ा मान लेना कि हम जो जानते हैं वही बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होगा कार्य क्षेत्र में। यदि इसके त्रुटियों को कोई समझाएगा कि तुम में यह गलती होगी, तो तुरंत उस पर अमल भी करेगा और उससे सामने वाले से सीखेगा भी और उसको अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हुए आगे भी बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी। तो क्योंकि बुध सीखने का काम है, शनि कर्तव्यशीलता भी है, और पंचमेश एवं दशमेश का राशि परिवर्तन है। दशमेश कार्य क्षेत्र है, पंचमेश बुद्धि भी है। दसम भाव कार्य क्षेत्र है, पंचम भाव बुद्धि भी है। और ग्रहों के गुण धर्म का भी यहाँ पर हम लोगों ने समावेश कर लिया। और चूंकि शनि यहाँ पर नवमेश भी है, नवम भाव धर्म का भी है। धर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया, तो अपने कार्यों में ईश्वर से थोड़ा डरेगा भी। ये बाद की कहेगा कि ऐसे करेंगे तो फिर ईश्वर तो देख रहे हैं ना। कम से कम कार्य क्षेत्र में हल्की ईमानदारी जरूर दिखेगी, या पूरा हो सकता है। अब शुक्रदेव की गुरु जी, शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि तो दसम भाव में होगी। हाँ, तो दसम भाव में है, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा प्रधानता दसम भाव का होगा। लेकिन अब इसकी आत्मीय क्षमता आस्तिकता का होगा या नकारात्मकता का होगा, तो इसके लिए भी तो नवम भाव के भी तो स्वामी शनिदेव ही हैं। जी जो नवम से नवम बैठ गए। जी। इसलिए इसके कार्यों में थोड़ी आस्तिकता तो होगी।
जी। 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गया, तो इच्छा भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गया, आय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई। तो ईमानदारी तो कुछ दिख ही गया ना। देवगुरु बृहस्पति ईमानदारी के कारक है कि नहीं है? जी गुरु जी जी। कुछ हाँ। सात्विक हैं वो भी। तो फिर तो कुछ इसका भी समावेश हो जाएगा। चलिए, कोई अन्य सदस्य, कोई दूसरा प्रश्न? गुरुजी, ये कर्क लगन में मंगल योग कारक ग्रह है, तो ये 6, 8, 12 में अगर जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या कम पड़ जाता है, या फिर मतलब वो उस 6ठे, 8वें, 12वें के ही गुणों को बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, यदि सबसे पहला नियम है, हम सबों को यह समझना चाहिए, सभी विद्वानगण कहते हैं कि जिस भाव का फलादेश, हम सबों को विषयांतर नहीं होना चाहिए, जिस भाव का फलादेश करना हो उस भाव को लग्न माने। एक दूसरा, आपका प्रश्न जो है कि यदि योग कारक ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो योग कारक ग्रह का प्रभाव कम नहीं होता, लेकिन भाव तो अशुभ हो जाते हैं ना। अगर यही मंगल योग कारक होकर के 6ठे में बैठ जाए, योग कारक होकर के अगर 6ठे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? 8वें में बैठ जाए तो क्या होगा? 12वें में बैठ जाए तो क्या होगा? तो किसी भी कार्यों का फल कौन भोग करता है? तो लग्न भोग करता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फलों को भोगना लग्न को ही पड़ता है। तो यह देखा जाए कि क्या भाव से, यदि दशम भाव की बात की गई, तो क्या दशम भाव से यह क्या हो गया? तो दशम भाव से यह 9वां हो गया, यानी कि भाव का स्वामी अपने भाव से भाग्य भाव में बैठा। यहाँ पे भाव का स्वामी अपने भाव से भाग्य भाव में बैठा, एवं जिस भाव का फलादेश करना है वह भाव उस व्यक्ति से 6ठे बैठ गया। तो भाग्य और 6ठा का कहा जाता है संघर्ष। छठा को क्या कहा जाता है? संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष। और दूसरा यह भी देखा जाए कि यहाँ पे कौन सी राशि है? तो धनु राशि है, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मंगल की मित्र की राशि है। तो अपने आप में यह अच्छी स्थिति में हो गया। यह भी कहा गया है कि पापग्रह 6ठे भाव में अच्छे फल देते हैं। तो मंगल पापग्रह होकर के 6ठे भाव में बैठना अच्छा फल के वाली बात आ गई, अच्छे फल वाली बात आ गई। और जिस भाव में जो राशि बनी हुई होती है, राशि के गुण धर्मों का कुछ उपयोग बैठे हुए ग्रह करते ही करते हैं। तो यह देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति का काम है कि सोचना फिर उस पर अमल करना, और वो भी सकारात्मक कायदे से। तो अब यह व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाएगा, अपने कार्य क्षेत्र के लिए कैसा काम करेगा। तो कार्यों में उन्नति हेतु यह संघर्ष भी करेगा और अच्छे सोच विचार करके उस पर अमल करेगा, यानी कि सकारात्मक कायदे से ये करेगा। लेकिन कार्यों में वृद्धि हेतु या कार्य में स्थिरता हेतु इसको काफी संघर्ष, मेहनत फिजिकली करने पड़ेंगे। अगर यही पंचम भाव में बैठा होता था, पंचम भाव शुभ भाव भी कहा जाता है, अच्छा भाव कहा जाता है, विवेकशीलता का भाव कहा जाता है। तो कार्यों में इसको फिजिकल मेहनत नहीं होता, अपने बुद्धिमत्ता के सहारे अपने कार्यों को आगे बढ़ा देता है। बट पंचम में आता तो अपने से अष्टम मोटा तो बार बार चेंजेस आते हैं, बार बार उसको कुछ अलग अलग काम करना पड़ता, ब्रेक मिलता है या कुछ रुकावट आती। हाँ, यह भी कहना आपका सही है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को वह रुकावट नहीं आती, चेंजेज नहीं करने पड़ते। यही तो ज्योतिष बतलाता है। अष्टम भाव क्या है? आकस्मिक सोच का है, दूरदर्शिता का है। तो व्यक्ति अपने कार्यों में नित नए डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि आप ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, अगर आप ही का दशम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो अपने भाव से 8वें हो गया। 8वां भाव क्या है? गहन अध्ययन का है। 8वां भाव रिसर्च का भी है, और यह जो पंचम भाव है पढ़ाई का भी है।
और आप यदि फलादेश कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप रोज कुछ न कुछ पढ़ें, कुछ न कुछ नया सोचें और उस नए सोच को आप अपने कार्यों में अप्लाई करें। फिर आपके कार्य बदलने की संभावना ना बनेगी। अगर यह आप नहीं करते हैं कि जो पहले पढ़ लिए उसी के आधार पर फलादेश करते जा रहे हैं, जमाना बदल गया, लेकिन आप जमाने के साथ में कुछ अपने कार्यों में नया नहीं जोड़ते हैं, तो आपका कार्य बंद हो सकता है, आपको दूसरे कार्य करने पड़ सकते हैं। तभी तो देखते हैं ना, आजकल की बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बदलते हुए समय के अनुरूप अगर कोई दुकान है कर रहे हैं तो बदलते हुए समय के अनुरूप उसमें कुछ सामान दुकान से जब बिक गया उसको नहीं लाते हैं, फिर कुछ नया सामान यानी कि रिमॉडलिंग करते चले जाते हैं। या बड़े बड़े कंपनियों को भी देखते हैं कि समय के मांग के अनुसार अपना शोध करते रहते हैं और उनकी कंपनी बंद नहीं होती, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये हुआ। अगर दसम भाव के स्वामी 8वें भी बैठते हैं, दसम भाव के स्वामी 8वें बैठते हैं, तो यह तो क्या हो गया, भाव से 11वें हो गया, लग्न से 8वें हो गए, यह भी अच्छा ही है। लेकिन 8वां भाव जो है लग्न के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यह क्या है, यह 10वें से 11वां भी तो है। 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं। अधिकांशतः बड़े बड़े व्यक्तियों के कुंडली में आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि 8वें भाव में काफी ग्रह होते हैं। हाँ, 12वां भाव खराब हो गया। अब आपका प्रश्न यह था कि यदि 6ठे 8वें 12वें में बढ़ जाए तो क्या होगा। तो कुछ ना कुछ, यह तो भाव खराब है ना, शुभ भाव में बैठने पर थोड़ा ज्यादा फल देगा और अशुभ भाव में बैठने पर थोड़ा फल में कमी आ जाएगी, लेकिन फल खराब नहीं होगा। हाँ, अगर 12वें गुरुजी इसी में अगर गुरु और मंगल छठे भाव में बैठे हैं तो स्वास्थ्य में तो खराबी आएगी। तो छठे, अब गुरु को यहाँ पर बिठा दिया जाए तो भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ गया, तो स्वास्थ्य में खराबी कैसे आएगी। कोई गंभीर बीमारी होने की आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि भाव का स्वामी स्वयं भाव में ही बैठा है। यह एक सामान्य नियम है। अब देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में नीच के हो जाए, त्रिशांश कुंडली में राहु केतु से युत हो जाए, शनि से युत हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तब तो खराब हो ही गया ना। सामान्यतः वह अच्छे हों और अपने भाव में बैठे हुए हों तो भाव के फलों को कैसे खराब कर देंगे, वह बीमारी कैसे दे देंगे। भाव के शुभ फलों में मजबूती लाने का काम भावेश का होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती है कि भावेश तो भाव में बैठे हुए रहते हैं, परंतु संबंधित वर्ग कुंडलियों में, जैसे त्रिशांश कुंडली हो गया, अरिष्टों के लिए देखा जाता है, यदि उसमें यही देवगुरु पीड़ित हो जाए तो फिर क्या होगा, तब तो और ज्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है। अगर यही देवगुरु बृहस्पति, आपने बीमारी की बात कर ली, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर छठे भाव में अगर बैठ गए, स्वराशि के दिख रहे हैं और त्रिशांश कुंडली में पीड़ित हो गए, तो क्या होगा। बीमारी तो पेट से संबंधित समस्याएं होंगी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होंगी, लेकिन शुरू में व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। शुरू में बीमारी का पता है, गंभीर बीमारी की बात नहीं कर रही गुरुजी, मैं कह रही हूँ कि हम धनु बात राशि कहाँ में पहले, मंगल। हम जो बात बोलना पहले उसको समझा जाए ना। बात जहां से शुरू हुई है पहले वह समाप्त हो जाए तब तो। आपने जब बीमारी की बात कर ली तो यहाँ पर ये बातें है कि यदि छठे भाव में देव भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो वह बीमारी, और वहीं अरिष्ट कुंडली में यदि खराब हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, नीच राशि को हो जाते हैं, ठीक ठाक स्थिति में नहीं होंगे, तो क्या होगा। तो व्यक्ति को बीमारी तो होगी हल्की फुल्की, पता ही नहीं चल पाएगा, या नजरअंदाज कर देगा व्यक्ति, समुचित दवा नहीं करेगा, और जब बीमारी गंभीर होगी तो एहसास उसे होगा कि बीमारी तो पता ही नहीं चला, थोड़ा सा लापरवाही की, यह हुआ वो हुआ, बीमारी गंभीर हो गया। गंभीर बीमारी पर तब उसे पता चलेगा कि यह गंभीर हो गया, क्योंकि वर्ग कुंडली में वह खराब है। अगर वही वर्ग कुंडली में अच्छा हो जाए, उच्चका हो जाए त्रिशांश कुंडली में, और लग्न कुंडली में अगर देखने में ग्रह खराब है तो क्या होगा। तो लग्न कुंडली में अगर हल्का फुल्का देखने, लग्न कुंडली में खराब है, त्रिशांश कुंडली में अगर वही ग्रह सही है, तो व्यक्ति को हल्का भी बीमारी होगा तो केयर करेगा, हल्का भी बीमारी होगा तो वह अपने आप पर केयर करेगा और वह ज्यादा बीमारी को गंभीर नहीं होने देगा, क्योंकि त्रिशांश कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं।
तो बर कुंडलियों का भी उपयोग करना चाहिए। हाँ, अब कोई अन्य सदस्य चाहे, अब किरण जी अगर आपका कोई इससे संबंधित शंका रह गया हो तो फिर चर्चा कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, जिसने प्रश्न किया था मैं तो उन्हीं को बताना चाह रही हूँ कि भाव, राशि और ग्रह की वजह से इस तरह से नहीं देखा जा सकता। ओवरऑल सब कुछ हाँ मिला के देखना पड़ता है। हाँ, सब कुछ मिला के देखना पड़ता है, बात सही है। चलिए, अन्य कोई सदस्य? आचार्य जी, अगर नवम और चतुर्थ का षडाष्टक हो, दोनों ग्रह सौम्य ग्रह बैठे हों, तो फल वो कैसा देंगे? बेकार? देखिए, षडाष्टक योग तो सदैव खराब होता ही है जी आपने यह नवम भाव एवं चौथे भाव का कहा, जी तो अब देखिए, इस पर एक बार और चर्चा हुई थी क्लास में। तो नवम एवं चौथे के स्वामी का राशि परिवर्तन यह धन देता है, क्या देता है? समृद्धि देता है। जी परंतु कई मायनों में यह बुरे योग भी होता है, और कई मायनों में अच्छा योग भी होता है। यह तो प्रश्नों के अनुरूप योग के फल बदलते रहते हैं। अब यही शुक्र हो जाए, नहीं, यहाँ पे अगर गुरु हो जाए और यहाँ पे शुक्र हो जाए, जी तो यह कई मायनों में अच्छे योग है। विवेकशीलता तो काफी अच्छे हो गए, हद से ज्यादा विवेकशीलता हो गया, सब कुछ हुआ, ठीक ठाक हो गया, समृद्धि के लिए अच्छे योग है। लेकिन यह बुरे योग भी है, क्योंकि यह 12वें का, यह वैवाहिक जीवन की कर्म भूमि हो गया। यह जी वैवाहिक जीवन का कर्म भूमि यह हो गया। वैवाहिक जीवन के कर्म भूमि में यहाँ पर कौन ग्रह बैठे? गुरु बैठ गए। और वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाव 12वां भी है, तो 12वें का कर्म भूमि यह हो गया, यहाँ पे शुक्र हो गया और उच्चिका हो गया। तो अगर यहाँ पे शुभग्रह न हो, अगर यह शुभग्रह न हो, अगर कोई पापग्रह ग्रह हो या पापग्रह के द्वारा युत दृष्टि हो, या यही गुरु और शुक्र नवमांश कुंडली में पापग्रह की राशि में बैठ जाए, थोड़े खराब हो जाए, तो यह वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। जी जी क्योंकि दाम्पत्य जीवन के महत्वपूर्ण भाव का कर्म भूमि 9वां भाव है, और यह मन का भाव है, यह मन भी है। जी तो मन, यह जो है व्यक्ति का मन, व्यक्ति के 12वें भाव के गुणों के प्रति थोड़ा सा तो अगल बगल होगा ही, और खटाष्टक योग में हुआ था, ठीक ठाक नहीं होगा ही, लेकिन समृद्धि के लिए तो अच्छा है। जी जी मतलब वही है, अगर सौम्य ग्रह है दोनों, तो मतलब कष्ट, अगर वो नवमांश में क्रूर स्थानों पे बैठे हैं या किसी वैसे स्थान पे बैठे हैं, तो फिर वो कष्ट ज्यादा देंगे वैवाहिक जीवन में। हाँ, पीड़ित हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में कष्ट नहीं देंगे। अब इस वैवाहिक जीवन में अविश्वास भी पैदा उत्पन्न करते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। अन्य कोई सदस्य? गुरुदेव, ये कैसे देखा जाए कि व्यक्ति, जैसे कई आदमी को देखते हैं कि अधिकांश ज्यादा बोलते हैं और अनगल बातें बोलते रहते हैं, वो कैसे देखें गुरुदेव? तो इसके लिए तो दूसरे भाव का विचार करना चाहिए और बुध का विचार करना चाहिए। अब दूसरे भाव में यदि चर राशि हो, बुध देव कहीं चर राशि में बैठे हुए हो, और दूसरे भाव और बुध देव पर पापग्रह का प्रभाव हो, तो व्यक्ति उस प्रकार की स्थितियों वाली होता है। क्योंकि वाणी तो दूसरे भाव का ही है, दूसरे भाव से वाणी देखी जाती है। और चर का मतलब जल्दी जल्दी बोलना, और पीड़ित होने पर थोड़ा खराब बोलना। यदि वही पीड़ित नहीं होगा, शुभ होगा, तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन एक मिनट, ये तो बातें हुई। अब हमारे कहने का मतलब है, यह कक्षा के सीमाओं से हम लोग बाहर न जाएं। कक्षा का सीमा कन भी तय हुआ है कि पूर्व में जो हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा 1 सप्ताह,
उसमें यदि कोई बातें समझ में ना आ रही हो उस विषय वस्तु पर कि हाँ फलाने रोज की कक्षा में हम लोगों ने यह पढ़ा था, यह बातें समझ में नहीं आई, यह फलाने कुंडली पर नहीं लागू हो रही है, अगर उस प्रकार से चर्चा हो तो बहुत ही उत्तम होगा। हमारी बातों को आप लोग अन्यथा ना लेंगे। यहाँ पर तीनों ही कक्षाओं के सभी सदस्यों को हमने लिंक दिया है, तो कक्षा से संबंध 3 नहीं 4 कक्षाएं जो अभी चलती है, चारों, जैसे गणित ज्योतिष की कक्षा है, या सुबह फल दीपिका की है, सामने बृहत पराशर होरा शास्त्र की है, और प्रदेश की कक्षा की है। तो सप्ताह भर के अंदर में जो विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन हो उसी के दायरे के अंदर में अगर यह प्रश्न हो किसी भी कक्षा से संबंधित तो उत्तम रहेगा। चलिए हम लोग अगले सप्ताह से इस पर गौर करने का प्रयास करेंगे, और कोई 1-2 व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है, कोई भी नहीं हो, कोई भी प्रश्न हो। गुरुजी मान लो किसी की लड़के और लड़की की कुंडली आती है हमारे पास, लग्न कुंडली, तो उसमें क्या हम अष्टकूट मतलब वो देख सकते हैं कि भाई इसका कौन सा वर्ण होगा, ये कौन सी? हाँ, तो इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि वो जो अष्टकूट मिलान है वह नक्षत्रों के आधार पर होता है, या चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका मिलान है, वह मन का मिलान है। लेकिन हमारा मन प्रभावित भी होता है अन्य ग्रहों से, हमारा मन अन्य ग्रहों से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा किसी भी राशि में हो, बोले किसी भी नक्षत्र में हो, अगर चंद्रमा पुख्य नक्षत्र में है, चंद्रमा पुख्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, दूसरे जातक का चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है, ठीक है, तो वहां पर नक्षत्रों के गुण धर्म के आधार पर सिर्फ मिलान कर दिया गया। परंतु अगर वही कोई व्यक्ति हो और उसका चंद्रमा अगर सूर्य के ही नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी में या कृतिका में या उत्तराषाढ़ा में, तो चंद्रमा अपने मित्र राशि के मतलब मित्र ग्रह के नक्षत्र में हो गया, थोड़ा ठीक ठाक। परंतु यदि वही चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाए फिर क्या होगा? तो चंद्रमा खराब यानी कि मन खराब तो हो ही गया, मन पीड़ित तो हो ही गया। तो वास्तविक मिलान, कुंडली मिलान होनी चाहिए कि वहां पे वास्तविक प्रभाव सभी चीज देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए तो कभी कभी किसी के गुण कम भी मिलते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाता है, और किसी किसी का गुण अच्छे भी हो जाते हैं, 24-25 तक होता है, उससे भी अधिक होता है, फिर भी वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं चलते। इसलिए कुंडली मिलान की प्राथमिकता हम सबों को देनी चाहिए। गुरुजी क्या इन्हीं अष्टकूट मिलान पे ही कहा जाता है कि ये लड़की लड़के के लिए शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी? हाँ, वो अष्टकूट का भी मिलान का से भी बोला जा सकता है, कुंडली मिलान से भी बोली जा सकती है। अष्टकूट मिलान का मतलब हुआ गुण कम हुआ तो शादी नहीं होगी, यानी कि मिलान नहीं हुआ, यह लड़का इस लड़की के लिए योग्य नहीं है। लेकिन कभी कभी कम गुण मिलने पर भी कुंडली मिल जाती है तो शादी होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल जाता है। प्राथमिकता कुंडली मिलान की देनी चाहिए। गुरुजी मिनिमम कितने गुण मिलने चाहिए? मिनिमम तो ऐसा कहा गया है कि 36 गुण में 18 से अधिक हो गए तो अच्छे। कहीं कहीं तो 16-17 पर भी 16 तक भी कोई कोई विद्वान मान लेते हैं, लेकिन कम से कम आधे से अधिक तो मिलना ही चाहिए। और कोई सदस्य का कोई एक आध सदस्य का प्रश्न हो तो? गुरु जी एक सवाल है, विवाह के संबंध में ही है। इस चीज को देखा जाए जिससे बताया जा सकता है कि विवाह जो है बहुत अच्छी चलेगी या बहुत बुरी चलेगी, उसका कौन सा ऐसा ग्रह और ग्रह का स्थान होना चाहिए जिससे कि बता सके कि हाँ विवाह आपकी जो है अच्छी रहेगी या विवाह आपकी अच्छी नहीं चलेगी?
अच्छा, विवाह अच्छा चलेगा या विवाह अच्छा नहीं चलेगा, यह कृपया आप समूह में लिख देंगे। आप तो तीनों कक्षाओं में, चारों कक्षाओं में भाग लेते हैं, किसी भी में भी जिस कक्षा में आप ये समझे कि हाँ हम इसमें अधिकांशतः दिन नियमित रूप से भाग लेते हैं, उस समूह में आप लिख दें। यह पूरी कक्षा एक कक्षा से नहीं होगा, यह 2-3 कक्षा चलेगी, और जरूरी भी है क्योंकि 7वें भाव से संबंधित फलादेश हम लोगों ने बहुत पूर्व में, सालों पूर्व में किया था, तो पुनरावृत्ति हो जाएगी 2-3 कक्षा में, किसी एक कक्षा का नहीं। सामान्यतः सूत्र यह है कि यदि सप्तम भाव सप्तमेश अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन यह सामान्य नियम है। सप्तम भाव के कारक अच्छे हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, सप्तम भाव शुभ प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन इसके भी कई और विशेष नियम भी होते हैं। तो हम सबों को तो अब सामान्य नियम तो सभी आदमी जानते ही हैं, तो विशेष नियम के लिए तो विशेष कक्षा ही आयोजित होगी। कोई विशेष कुंडली हो तो 2 कुंडली पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है उसकी भी कुंडली लगेगी, और एक जिसका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक नहीं है उसकी भी कुंडली लगेगी, और दोनों कुंडली एक साथ हो, यानी कि 2 कुंडली दोनों का नवमांश एक साथ हो, सूत्र एक ही रहे, दोनों पर अप्लाई करते हुए कि हाँ इसमें यह लगा इसलिए इनका वैवाहिक जीवन अच्छा है, इसमें यह नहीं लग रहा इसलिए इनका वैवाहिक जीवन खराब हो गया, तो हम लोग चर्चा करेंगे। और आशा कर एक सवाल ये भी था कि क्या D3 के माध्यम से 2 कुंडलियों के बीच में ये दिखा सकता है कि इनकी चित्तानुकूलता है या नहीं? देखिए, D3 कुंडली पराक्रम को दर्शाता है, उत्तेजना को दर्शाता है, पराक्रम साहस एवं उत्तेजना को दर्शाता है, और नवमांश कुंडली स्वभाव को दर्शाता है। तो साहस, उत्तेजना और स्वभाव यह दोनों ही आवश्यक बिंदु हैं मन के लिए। अगर स्वभाव अच्छा हो और उत्तेजना ज्यादा हो फिर भी ठीक ठाक है। उत्तेजना का मतलब जल्दीबाजी साहस के साथ। अगर स्वभाव खराब हो और उत्तेजना ही ना हो या उत्तेजना हो तब भी तो खराब। तो कुंडलियों की प्राथमिकता देखते हुए कि किस कुंडली से प्रमुख रूप से ग्रहों के किन गुण धर्मों का चयन किया जाता है या देखा जाता है, और वास्तविकता जरूरत क्या है, दोनों का समावेश तो करना ही चाहिए। हम ये नहीं कह सकते केवल कि हाँ दृश्यकान कुंडली में अगर इस प्रकार की बातें हैं तो यह समस्या हो सकती है। अगर दृश्यकान कुंडली में कोई भी ग्रह अगर है तो वह उत्तेजना देगा या साहस देगा, हिम्मत देगा। तो हिम्मत किस क्वालिटी की होगी, अच्छे क्वालिटी की या बुरे क्वालिटी की, यानी कि किस प्रकार का स्वभाव का उसका हिम्मत होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के मूल आधार मुख्यतः स्वभाव ही होते हैं। मुख्यतः स्वभाव पर ही आश्रित दाम्पत्य जीवन होता है। उत्तेजना प्रधान नहीं है, साहस प्रधान वैवाहिक जीवन नहीं है, स्वभाव का ही मिलान है। यहाँ पर काफी सदस्यगण हैं, तो अब आपके इस प्रश्न का संभवतः अनकहे प्रश्न तो आपके अच्छे थे, लेकिन प्रश्न का हमने पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दिया, लेकिन जितने शब्दों का हमने चर्चा यहाँ पर किया या कहा उस शब्दों से यह आपको अब अनुभूत हो गया होगा कि क्या कुंडली देखी जानी चाहिए। क्या चंदन जी? जी गुरुजी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं उस पर जवाब नहीं दिए जाते, उस प्रश्न के आलोक में उसके भूमिका को कह के समझा दिए जाते हैं, व्यक्ति स्वयं समझ जाता है। क्या हितेश जी, मेरा कहना कहाँ तक उचित है? गुरुजी प्रणाम। बहुत सही बोला गुरुजी आपने। और गुरुजी मेरा भी आपसे एक निवेदन है कि इस रूल को लेके आप काफी स्ट्रिक्ट हो जाएं कि जो हमने सब 7 डेज में लास्ट पढ़ा है उससे हटके जब हम कुछ पूछते हैं ना, तो क्योंकि इस क्लास में पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी पार्ट लेते हैं, तो हम ना बिल्कुल विषय वस्तु से बिल्कुल हटके सवाल करते हैं। जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल आता नहीं है, तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो वो क्लास का पर्पस है वो पूरा फुलफिल नहीं होता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लेके अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा।
अच्छा, यह जो हमने क्लास जो चयन किया कि हर सप्ताह में एक क्लास या शंका समाधान पर ही आधारित कक्षा हो और इसमें सभी विद्वानगण भी हो और यहाँ पर हम ना बोलें, किसी एक सदस्य का सवाल हो और दूसरे सदस्य उसके जवाब दें, यदि जवाब में अगर संतुष्टि हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम भी अपने विचार देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, एक प्रैक्टिस क्लास के नाम से यह भी जाना जाएगा। बिल्कुल। आज यदि आप बोलते हैं और आपकी बातें सत्य होती है, अगर बाय द वे अगर वीडियो भी पब्लिक हो जाती है तो यहाँ पे कोई समस्या। और अच्छी बात है कि हाँ भाई, शंका समाधान होता है तो वहां पर हमने यह बात बोला है, लगभग सही बात है, तो एक आत्मबल भी मिलती है। जी जी जी। कुंडली विश्लेषण की क्लास की वीडियो हम कभी पब्लिक नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत से सदस्य अच्छे भी बोलते हैं, किसी को थोड़ा सा ज्ञान कम होता है तो बोलते हैं, तो वहां पर तो प्रैक्टिस क्लास है, लेकिन यह तो शंका समाधान की क्लास है, इसलिए तो गुरुजी इसमें हितेश जी का कहना सही है, क्योंकि कुछ जो विद्या